हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में स्टडी करेंगे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कैसे आए और उन्होंने किस तरीके से इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में चेंजेस किए और उनके रूल करने का सिस्टम क्या था। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही चीज़ है कि हम पूरे हिस्ट्री को जो ब्रिटिश रूल है उसको डिवाइड करेंगे। एक टाइम ऐसा जब कंपनी ने रूल किया और एक टाइम ऐसा जब ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली रूल किया। ठीक है, तो इन्हें जो ट्रेडिंग राइट था, जो ब्रिटिश कंपनी थी हैड एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर द चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन 1765। तो इन्हें एक टाइप का ये अप्रूवल मिला हुआ था 1765 के चार्टर के थ्रू, जो ब्रिटिश कंपनी है वो इंडिया में ट्रेड कर सकती है। और इन्हें दीवानी मिली थी। दीवानी का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू 3 जगहों का, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि 1857 में जो रेवोल्यूशन हुआ था ब्रिटिश को हटाने का, उसके बाद जो कंपनी का रूल था उसको एंड कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ठीक है, इन 1858 सिपाही मुठनी द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके बाद में जो हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था वो कंटिन्यू रहा और उसका हमें रिजल्ट 15 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस की उसमें मिला। ठीक है, और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हमने अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो चलिए अब हम कंपनी रूल के बारे में पढ़ते हैं। कंपनी रूल जो था वो 1773 से लेकर के 1858 तक था, जिसमें जो हमारा सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 था। तो कभी कभार ये कुछ आ जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका सबसे पहला जो कानून था इंडिया में वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग का मतलब ये होता है जो भी कंपनी के अफेयर्स हैं उनको रेगुलेट करना है, उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी के तहत जो कंपनी एज अ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया गया और इसी से स्टार्ट होता है एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। अब हम इस एक्ट के कुछ फीचर्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा ये है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, अब इसका जो डेजिग्नेशन था उसको बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया और जो पहला पर्सन था जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। और साथ ही साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी इस्टेब्लिश किया गया जिसमें टोटल 4 मेंबर्स हुआ करते थे। और मैंने बताया कि 3 प्रोविंसेस थी बड़ी, एक थी बंगाल, दूसरी थी बॉम्बे और तीसरी थी मद्रास। तो जो बंगाल थी इसको सुप्रीम बना दिया गया और जो बॉम्बे और मद्रास थी इसके गवर्नर जनरल को अंडर कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में 1774 में। और जो भी कंपनी के जो लोग हुआ करते थे जो प्राइवेट ट्रेड करते थे या फिर करप्शन करते थे उस पर रोक लगा दी गई थी। और साथ ही साथ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे उनका कंट्रोल बढ़ा दिया गया था रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स में। रेवेन्यू का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, मतलब किसी भी जगह का जो भी कलेक्शन हो रहा है उसको कलेक्ट करने का। और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो मिलिट्री अफेयर्स है इन सबको कंट्रोल करने की पावर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स का मतलब है यहाँ पे इस टाइम के जो ब्रिटिश के पीएम हुआ करते थे उनका नाम था विलियम पिट, तो उन्हीं के नाम पे इस एक्ट का नाम रखा गया था। और ये एक्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में डेफिशिएंसीज थी इसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये इस एक्ट के थ्रू पहली बार जो कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन था इसको डिस्टिंग्विश किया गया, मतलब सेपरेटली देखना शुरू कर दिया गया। ठीक है, कि जो कंपनी जो ट्रेड कर रही है वो अपना उसका अलग मैटर है और जो पॉलिटिकल फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो अलग मैटर है। ठीक है, और यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे इनको पावर दी गई कमर्शियल अफेयर को मैनेज करने के लिए और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसको पावर दी गई पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। इसी के तहत हमें ये दिखता है कि जो पूरा सिस्टम था इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो हमें ये दिखता है कि डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, एक टाइप का डुअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। और साथ ही साथ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसको
डायरेक्ट किया गया। जो भी ऑपरेशन हुआ करते थे सिविल और मिलिट्री से रिलेटेड जो पावर्स थी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दी गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, और पहली बार इसी एक्ट के थ्रू जो भी कंपनीज की टेरिटरीज थी, मतलब जहाँ पे कंपनी रूल कर रही थी, उसको ये डेजिग्नेट किया गया ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया, की ब्रिटिश के हाथ में वो टेरिटरीज हैं। नेक्स्ट एक्ट है एक्ट ऑफ 76, और इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, और यहाँ पर इनको जो ये डेजिग्नेशन था गवर्नर जनरल को, इसको हम कमांडर इन चीफ भी कहेंगे। और साथ ही साथ इनके पास ये एक पावर दी गई, जो भी काउंसिल, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी 4 मेंबर्स की, जो भी इसका डिसीजन है उसको ओवरराइड करने की पावर गवर्नर जनरल को दी गई। नेक्स्ट है हमारा एक्ट चार्टर एक्ट 1793, जो ओवरराइडिंग पावर थी वो उसको इंक्रीज किया गया, और जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी, मतलब ये कि जो ब्रिटिश कंपनी है उसी के पास एक्सक्लूसिव राइट है ट्रेड करने का दूसरी कंट्री के साथ, अदरवाइज और दूसरी कोई कंट्री या कंपनी है वो ट्रेड नहीं कर सकती है दूसरी कंट्री के साथ में। तो इसको 20 ईयर्स के लिए और इंक्रीज कर दिया गया, और साथ ही साथ जो कमांडर इन चीफ है वो काउंसिल का मेंबर नहीं होगा, और जो मेंबर्स हैं, स्टाफ है, जो भी उनका खर्चा है, सैलरी है, वो इंडिया के रेवेन्यू के उससे दी जाएगी। इसी को ही यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने बोला था ड्रेन ऑफ वेल्थ, या फिर होम चार्जेस, मतलब जो भी ब्रिटिशर्स का खर्चा है वो इंडिया पे कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्ट है चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या किया कि जो पिछले एक्ट में 20 ईयर्स के लिए जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको हटा दिया गया, बस सिर्फ एक कंट्री के साथ में इसको कंटिन्यू किया गया, उसका नाम है चाइना, जो कि टी और ट्रेड जो टी का ट्रेड था वो सिर्फ चाइना में जो था वो सिर्फ ब्रिटिश कंपनी कर सकती थी और कोई नहीं कर सकता था। और साथ ही साथ जो कंपनीज की टेरिटरी थी वहाँ पे पूरी जो पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन की थी, सॉवरेनिटी थी एक टाइप से। और साथ ही साथ जो इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज को अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए अलाउ कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, और लोकल गवर्नमेंट को ये पावर दे दी गई थी कि वो टैक्सेस इम्पोज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्ट चार्टर एक्ट 1833। ये एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, जो कि हमने पढ़ा था 1773 में, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। अब 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और ये पहला पर्सन कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा, वो फॉरेन हेस्टिंग था। और साथ ही साथ इसी पर्सन को सिविल मिलिट्री पावर्स भी दे दी गई। और जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे था, मद्रास था, उसके पास जो भी लेजिस्लेटिव पावर हुआ करती थी वो चली गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में। और यहाँ पर जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी एज अ कमर्शियल बॉडी, इसका एंड कर दिया गया। अब इसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। कमर्शियल बॉडी की जस्ट से वो ट्रेड करने के लिए नहीं आई की है, साथ ही साथ वो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकती है। और यहाँ पर ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया सिविल सर्वेंट के सिलेक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चार्टर एक्ट 1853। यहाँ पे क्या किया गया कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन है उसको सेपरेट कर दिया गया। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कानून को इम्प्लीमेंट करना। तो ये दोनों फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया, और साथ ही साथ 6 मेंबर्स को ऐड किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, और एक सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया, जिसका नाम इन्होंने रखा इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। आज के प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो हम इसे सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ जो 1833 में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी ओपन कंपटीशन और सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है, उसको प्रॉपरली यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया इसका। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज थी इसको 2 पार्ट में इंट्रोड्यूस किया गया, एक कोवेंटेड सिविल सर्विसेज और एक नॉन कोवेंटेड। मतलब ये है कि जो कोवेंटेड है ये ओपन थी इंडियंस के लिए भी, जो नॉन कोवेंटेड थी वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए थी। कोवेंटेड का मतलब ये है कि जो इंडियंस हैं उनको हायर पोस्ट तक नहीं पहुंचाना है, और साथ ही साथ सिविल सर्विसेज के लिए किस तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना, जो भी उससे रिलेटेड डिटेल थी उसके लिए एक कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था 1854 में। इसका नाम था मैकेले कमेटी। नेक्स्ट है हमारा कि एक्सटेंडेड द कंपनीज रोल एंड अलाउड it to retain the possession of Indian territory on the trust of British Crown।
देखिए ये जो भी एक्ट की एक सीरीज चल रही है, ये सीधा सीधा जो ब्रिटिश की पावर का कंसोलिडेशन और इंक्रीज करना उनकी पावर का, और साथ ही साथ जो भी टेरिटरीज उनके हाथ में है इसका इंक्रीमेंट करने के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लोकल रिप्रेजेंटेशन जो था उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि मतलब जो इंडियंस हैं उसको भी हम काउंसिल में इंट्रोड्यूस करेंगे, बट वो जस्ट फॉर द नेम शेक था, उससे मतलब डायरेक्ट कोई भी पावर का डेवोल्यूशन नहीं हो रहा था। वो बस खाली जो इंडियंस थे उनको ये दिखाने के लिए था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनके लिए ही है और उनके बेटरमेंट के लिए है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा एक मेजर इंसिडेंट हुआ जो 1857 का वॉर था इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश को कहीं ना कहीं ये लग गया कि जिस तरीके से हमारा रूल है इंडिया में वो सफिशिएंट नहीं है, एक ना एक दिन जो उनका जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं या फिर रूल करने का तरीका है तो वो इंडियंस ज़रूर रजिस्ट करेंगे और जो ब्रिटिश पावर है उसको बाहर निकालेंगे। तो उसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए क्राउन रूल को इंट्रोड्यूस किया गया और ये चला 1858 से 1947 तक। इसमें जो इनके वर्क करने का तरीका था वो किताबों में तो इन्होंने बदल दिया, बट जो रियल प्रैक्टिसेस थी वो ब्रिटिशर्स की और हार्श होती चली गई। ठीक है, तो सबसे पहला एक्ट था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं या फिर सिपाही मुठनी। ठीक है, और इन्होंने बोला कि इस एक्ट को हम इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या इसका नाम हमने गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखा है, और साथ ही साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करती थी इंडिया में उसको एबॉलिश कर दिया गया। अब यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम था उसको बदल के वाइसरॉय ऑफ इंडिया रख दिया गया और इसको डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया ब्रिटिश क्राउन का इंडिया में। और जो फर्स्ट पर्सन वाइसरॉय बना उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। और जो अभी तक डबल गवर्नमेंट चल रही थी जिसको हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हमने पढ़ा था, तो इसको अबॉलिश कर दिया गया और एक नया ऑफिस इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रखा गया। और इसमें जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा और अपॉइंट होगा, और साथ ही साथ सेक्रेटरी जो है उसकी मदद करने के लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि उन्होंने देखा अगर हम इंडियंस को अपने साइड नहीं लेंगे तो इंडिया में रूल करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल था। तो एक टाइप का ये सिर्फ कॉपरेशन दिखाने के लिए कि नहीं हम इंडियंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड कर रहे हैं, हम उनकी बातों को भी एड्रेस करेंगे जो भी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ताकि आप लोग कोई भी इस टाइप से जो 1857 में हुआ वो इन फ्यूचर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो इंस्टीट्यूशन है उसको ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडियंस को और वो लॉ जो बनाया जा रहा है उनमें उनका रोल है। ठीक है, और यहाँ पे वाइसरॉय को ये पावर दी गई कुछ इंडियंस को वो नॉमिनेट करे एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। बट यहाँ पे भी जो नॉमिनेशन होता था वो उन्हीं लोगों का होता था जो ब्रिटिश के साइड हुआ करते थे। ठीक है, और साथ ही साथ जो अभी तक एक जो बॉम्बे और मद्रास की पावर थी जो बंगाल के अंडर में थी अब उसको डिसेंट्रलाइज किया गया और साथ ही साथ पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम ये होता है कि जैसे आज प्रेजेंट टाइम में हर डिपार्टमेंट का अलग अलग नाम है, वर्क है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है। ठीक है, और आपका डिफेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है। तो इस टाइप से इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था 1861 में। और वाइसरॉय को यहाँ पे ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर है। ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है कि जब भी पार्लियामेंट आज के प्रेजेंट टाइम में जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता और कोई भी इमरजेंसी आ जाए एक टेम्परेरी लॉ को इंट्रोड्यूस करने की बनाने की, तो ये वाइसरॉय के पास या फिर जो आज प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है उस कानून को इमरजेंसी टाइम पे लाने की। इसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 123 के अंडर में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है और गवर्नर के पास में आर्टिकल 213 के अंडर में ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। यहाँ पे क्या किया गया, बस जो इंडियन का पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ करना था। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर की जो लिमिट थी उसको इंक्रीज़ कर दिया गया। ठीक है, बट लेकिन जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी ब्रिटिशर्स की वो बनी रही वैसी। और यहाँ पे बजट का जो डिस्कशन करने का पावर था उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि जो इंडियन मेंबर हैं वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं, बट उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं था क्योंकि बस वो सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं। जो भी एक्सपेंडिचर है उस पर डायरेक्ट कंट्रोल जो वाइसरॉय है वो वही करते थे।
और यहाँ पर एक लिमिटेड या फिर कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्शन कराने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे जो ऑफिशियल वर्ड है इलेक्शन का वो इस्तेमाल नहीं हुआ था, ठीक है। बट एक लिमिटेड मतलब एक कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस किया गया कि अब शुरुआत है कि आने वाले वक्त में डायरेक्ट इलेक्शन वो होंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इस एक्ट का नाम है मॉर्ली मिंटो, ठीक है। मॉर्ली जो थे उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, ठीक है। तो ये भी याद करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या किया गया, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसकी जो मेंबरशिप थी उसको इंक्रीज करा दिया गया, लेकिन जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो वही रही, ठीक है। बट जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, देखिए आज के प्रेजेंट टाइम में जैसे क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ब्रिटिश का पावर था वो वैसा ही रहा, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट में ये बोला गया, स्टेट को उस टाइम पे प्रोविंसेस बोलते थे, ठीक है। तो जो प्रोविंसेस में ये था कि वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी हो सकती है, मतलब इंडियंस चाहें तो इंडियंस इतने हो जाएं कि उनकी मेजॉरिटी हो जाए, ठीक है। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो फंक्शंस था उसको और इंक्रीज़ किया गया या फिर डिसेंट्रलाइज किया गया ताकि इंडियंस का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो सके। और कहीं ना कहीं इस टाइम पे जो हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा था फ्रीडम के लिए वो बहुत तेज़ी से चल रहा था। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि अगर हमने कोई रिफॉर्म नहीं किया तो जो ब्रिटिशर्स का रूल है इंडिया में वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट पर्सन थे इंडियन जिन्होंने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया एज अ लॉ मेंबर, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इसको भी आप याद रखिए। और साथ ही साथ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो को इसीलिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कम्युनल इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है, देखिए आज के प्रेजेंट टाइम में क्या है कि जो वीकर सेक्शन है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इनके लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं है, इनके लिए रिजर्वेशन अवेलेबल है कि जो भी सीट्स हैं उसका एक प्रोपोर्शन सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए है। बट जो उनकी वोटिंग है, ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया में एक शेड्यूल कास्ट पर्सन का इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है तो वहाँ पे उसको कोई भी पर्सन वोटिंग कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर किसी कास्ट का हो। बट कम्युनल इलेक्ट्रोड का मतलब ये है कि जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो उसको वोटिंग सिर्फ मुस्लिम ही जो पर्सन है उस एरिया में रहने वाले वही कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो लोग अपना रखे थे ताकि जो भी एक यूनिटी जनरेट होती है इंडियंस में, ठीक है, तो उसको ब्रेक किया जाए। और जो भी क्या कहते हैं आपका एक जो रिप्रेजेंटेशन भी था वो मतलब प्रो इंडियन नहीं था, वो सब झुकाव था जो ब्रिटिशर्स के फेवर में हुआ करते थे, बस उन्हीं के लिए ही फेवर करने के लिए बनाया गया था। अब नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और यहाँ पर ये था कि धीरे धीरे मैंने बताया था कि जो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के इंट्रोडक्शन की बात की जा रही थी उसको आगे बढ़ावा दिया जा रहा था, ठीक है। तो इसका नाम था मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। यहाँ पे मॉन्टेग्यू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे और जो लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, जो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट से इनको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि आज के प्रेजेंट डेट में हमारी एक यूनियन लिस्ट है और दूसरी हमारी स्टेट लिस्ट है, तो सेम मैनर में इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। तो प्रोविंस का मतलब यहाँ पे आप ये समझिएगा कि जो स्टेट है आज के प्रेजेंट डेट में इनको बोलते हैं। और साथ ही साथ जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट में भी इस जो मैटर हुआ करते थे उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला तो था ट्रांसफर्ड और दूसरा था नॉन ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड का मतलब ये होता है कि जो गवर्नर है, ये जैसे मैं प्रेजेंट टाइम में एग्जांपल देता हूँ, जैसे प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट के नीचे क्या है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं वही प्रेसिडेंट फॉलो करता है। तो जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे इसमें क्या था कि जो गवर्नर जो भी डिसीजन लेगा, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, ठीक है, वो उनकी मदद से लेगा। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे रिजर्व में क्या था, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या है कि गवर्नर कोई भी डिसीजन ले ले तो उसके लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं जो भी वो एडवाइस कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये तो शो कर रही है कि हम पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं, बट वो रियल टाइम में पावर को ट्रांसफ़र नहीं कर रही थी कहीं ना कहीं, ठीक है। कि वो जो मेन प्रोविजंस थे ना वो रिजर्व में रखा था उन्होंने, और जो नॉर्मल थे जैसे डेवलपमेंट हो गया या फिर लोकल एरिया में जो भी रोड का कंस्ट्रक्शन, इस टाइप से जो छोटे मोटे जो वर्क होते हैं वो बस खाली उन्होंने
ट्रांसफर्ड में दिया था, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं ये हमें दिख रहा था कि जो एक डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम डायरकी भी कहते हैं, और इन्होंने बाई कैमरलिज्म को भी इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब दो हाउसेस को, दो हाउस, जैसे आज के प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा है और लोकसभा है, ठीक है, और डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया। पर डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये नहीं था कि एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी थी, यहाँ पे भी जो वोटिंग करने का जो पावर था या फिर राइट था बहुत ही कम लोगों के पास में था। इसमें भी उन्होंने सिर्फ क्या है कि जो जो बड़े ज़मींदार हुआ करते थे, जो एजुकेटेड पर्सन हैं, ठीक है, बस उन्हीं को ही ये पावर दिया गया था कि वो वोट कर सकते हैं। अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 6 मेंबर हुआ करते थे, उसमें से जो 3 मेंबर होंगे वो इंडियन होंगे, ठीक है, और जो पहले कहीं ना कहीं जो कॉमनल इलेक्ट्रोड से मुस्लिम के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, अब उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया या फिर एक्सटेंड कर दिया गया सिख, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन और यूरोपियन के लिए, ठीक है। अब जो मैंने आपको पहले बताया कि जो वोटिंग करने का पावर था वो बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी की, आप कितने अमीर हैं, कितना टैक्स देते हैं या फिर आप कितने पढ़े लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंग वोटिंग करने का पावर दिया गया। और साथ ही साथ एक हाई कमिश्नर फॉर इंडिया ऑफिस इस्टेब्लिश किया गया लंदन में, और यहीं से ही जो आज प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी, तो पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट था 1909 एक्ट के तहत था, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बजट था उसको डिवाइड कर दिया गया, एक प्रोविंशियल बजट जो कि स्टेट के लिए रहेगा और एक सेंट्रल बजट, ठीक है। और यहाँ पे एक नया चीज़ बताया गया कि मतलब ये जो एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1919 वाला, इसमें ये देखा गया कि अब हमें ये चीज़ चेक करनी होगी कि जो भी प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया गया है ये इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को मतलब बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से मदद करेंगे, ठीक है। तो ये डिसाइड किया गया कि 1929 में, ठीक है, एक कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाएगा और उसके बाद जो भी रिकमेंडेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बट लेकिन ये था कि जो ये कमीशन था 2 साल पहले ही इस्टेब्लिश कर दिया गया, ठीक है, और जिसका नाम था साइमन कमीशन 1927 में, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ तो यही कि इसको हर जितनी भी पार्टीज़ थी उन्होंने बाइकआउट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि इस पूरे 7 मेंबर कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था, और इस कमीशन ने रिपोर्ट 1930 में जमा की, और जो रिकमेंडेशन था सबसे पहले यही था कि जो डायरकी है, ड्यूअल गवर्नमेंट है, इसको एबॉलिश करना है और इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना है, साथ ही साथ एक फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, जिसमें प्रिंसली स्टेट भी क्या कहते हैं होंगे, और जो कॉमनल इलेक्ट्रोड चल रहा है, ठीक है, वो कंटिन्यू रहेगा। और इसके बाद जो भी ये रिपोर्ट थी इसके डिस्कशन के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई, ठीक है, 1, 2, 3। और नेक्स्ट चीज़ ये हुआ कि इसमें जो था गांधी जी गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और तीनों कॉन्फ्रेंस में सिर्फ अंबेडकर जी गए थे, ठीक है। उसके बाद में 1932 में कॉमनल अवार्ड इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे मतलब ये था कि जो इस टाइम के जो ब्रिटिश पीएम थे वो मैकडोनल्ड थे, ठीक है। इन्होंने 1932 में ये अनाउंस किया कि जो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और डिप्रेस्ड क्लास, जिसको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, ठीक है, इनके लिए सेपरेट कॉमनल इलेक्ट्रोड होगा, जो कि मैंने अभी समझाया कि एक एरिया के जो सिर्फ जैसे मानिए डिप्रेस्ड क्लास है तो वही लोग सिर्फ वोट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो गांधी जी का रोल था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इन्होंने मतलब अनशन पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे, और इस समय ये यरवाड़ा जेल जो कि पुणे में थी वहाँ पे अनशन चालू कर दिया और एक एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है। जो भी कांग्रेस के लीडर थे और जो डिप्रेस्ड क्लास के लीडर थे, ठीक है, जो कि B.R. अम्बेडकर थे, तो उनके साथ में इस पूना पैक्ट को साइन किया गया कि जो ये कॉमनल इलेक्ट्रोड है ये इसकी जगह हम रिजर्व सीट्स रखेंगे, अदरवाइज जो एक सोशल फैब्रिक है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा और जो ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सबसे पहला तो ये कि इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया गया, बट कहीं ना कहीं ये जो एग्जिस्टेंस था इसका रियल टाइम में वो नहीं हो पाया। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी आपका पावर्स थी उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक तो फेडरल लिस्ट जो कि आज के डेट में यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट जो कि स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट जहाँ पे स्टेट और
यूनियन दोनों कानून बना सकता है, ठीक है, लेकिन अगर दोनों कानून बना रहे हैं तो वहाँ पे यूनियन का ही लॉ प्रिवेल करेगा। और रेसिडरी पावर का मतलब ये है कि जो भी कोई अगर प्रोविज़न है जो तीनों लिस्ट में नहीं है तो उसको हम रेसिडरी पावर में रखेंगे, और इस पे जो कंट्रोल रहेगा वो यूनियन गवर्नमेंट का रहेगा। और जो डायरकी थी इसको अबॉलिश कर दिया गया और यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। बट जो सेंटर पे था वो सेंटर पे डायरकी रही, मतलब कि आज के टाइम में जैसे हमारा राज्यसभा है, लोकसभा है, ठीक है, सेंटर में वो रहेगा, लेकिन जो स्टेट में है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। जैसे आज हम देखते हैं कि हर स्टेट में 2 हाउसेस नहीं है, बट कुछ ही स्टेट है वहाँ पे 2 हाउसेस है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और जो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन था इसको एक्सटेंड किया गया डिप्रेस्ड क्लास के लिए, वुमन और लेबर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो आरबीआई का था, आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया, और साथ ही साथ अब सेंटर के लिए, स्टेट के लिए और या फिर 2-3 जो प्रोविंसेस हैं उसको मिला करके पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया और फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया 1937 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इस एक्ट के तहत इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई और इस समय के जो पीएम थे वो पीएम क्लेमेंट एटली थे। इन्होंने डिक्लेयर किया कि बाय 30 जून 1948 के तहत जो इंडिया है उसको हम आज़ाद कर देंगे, ठीक है। और देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या कहते हैं, पार्टीशन की बात की गई, मतलब कि कंप्लीट फ्रीडम की बात नहीं की। इन्होंने बोला कि हम 2 सेपरेट इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो जो स्टेट है, जो कंट्री है, वो फ्री है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो 3 जून 1947 जिसको हम लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, पार्टीशन प्लान, इसी के तहत इस पूरे सिस्टम को जो भी है इस्टेब्लिश किया गया ताकि जो पार्टीशन है वो हो सके। और ये जो रूल था ब्रिटिश का वो 15 अगस्त 1947 को एंड कर दिया गया, और जो पोस्ट थी वायसरॉय की उसको ख़त्म कर दिया गया, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको ये पावर दी गई कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं, और जिस तरीके से जो भी अभी तक ब्रिटिश की सॉवरेनिटी थी वो इंडिया पे वो सारी ख़त्म होती है और इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।